अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं हूं मेहर बुखारी। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदाम की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर FATF के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। FATF के 27 नुक्ते जो उन्होंने बनाए थे, बड़े सख्त नुक्ते बनाए थे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इन 27 में से 26 हैं विच आर फुली मेट और एक है पार्शली मेट। तो अब इन फिगर से आप खुद ही कॉन्फिडेंस ले लें कि हमने जो FATF पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे अनकरीब जो छोटा सा आखिरी मरहला रह गया है वो भी अबूर हो जाए। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदाम के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। आज भी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे में ट्रेड हुआ है। रुपए की कदर में कमी और डॉलर रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तान का दरामदात का बिल बढ़ रहा है और डॉलर की डिमांड में इजाफे की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले तरसिलाते ज़र यानी कि रेमिटेंसेस का हदफ 29 अरब डॉलर से कम होकर 28 अरब डॉलर तक महदूद रहने का भी इम्कान है। जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 11% कमी देखी गई है। साथ ही एक्सचेंज रेट में इजाफे की वजह से गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगियों में भी इजाफा हो रहा है। और ये बात माजी में इमरान खान साहब खुद कौम को सिखाते थे, समझाते थे। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से तैनात किए गए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर एक्सचेंज रेट में इजाफे को कुछ लोगों के लिए बुरा और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तानी, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा है। नाज़रीन, माहिर मुईशत के अलावा अपोजिशन भी गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर सीख पाए। मुझे आज अफसोस हुआ है कि गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे हैं कि डिवैल्यूएशन बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं उससे उनके रुपयों में इजाफा हो जाता है। सबसे पहली ज़रूरत बैनुल अक़वामी सरमायाकार को ये होती है कि आपकी करेंसी रेट स्टेबल हो। अगर किसी मुल्क की करेंसी लुढ़कती रहेगी, हर रोज़ उसमें तग़य्युर आएगा, तो कोई बैरूनी सरमायाकार नहीं आएगा। ये पहला मौका नहीं कि हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से एक ऐसी गैर संजीदा बयान दिया गया है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई भी कह चुके हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने को BRT में फ़ायदे से नत्थी कर रहे थे। वो भी ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता, वो वहां से बैठ के कहते हैं कि जी ये तो बस कास्ट बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कास्ट कभी नहीं बढ़ी है, 3 अरब की बढ़ी है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से सेविंग होगी, हमें जेब से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब कैसे पीछे रहे? उन्होंने भी चीजों के महंगा होने पर यह दलील दी कि इसका फायदा किसी को तो हो रहा है। तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, इनके लिए कर्जों की वजह से चीज ऊपर नीचे होती है, तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। अगर इस तरह कोई चीज महंगी हो भी रही है, उससे फायदा उस ज़राअत और किसान को हो रहा है कि जो हमारे में से ही है, और 10 करोड़ है इस मुल्क का। लेकिन इंशाल्लाह हमें तमाम महंगाई इस कमिंग जून तक इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे।
ये नाज़रीन दुनिया की बदकिस्मती कि दुनिया में ऐसे ज़हीन तरीन बुज़रा हैं, ना ही स्टेट बैंक के गवर्नर्स। तुर्की की मिसाल ले लेते हैं। तुर्की में नाज़रीन एक्सचेंज रेट की हसासियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि तुर्की सैयद तैयब अर्दोगान ने गवर्नर सेंट्रल बैंक को ओहदे से सिर्फ इस वजह से हटा दिया कि वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। DW की खबर के मुताबिक गवर्नर को हटाने की वजह जो थी वो डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में सिर्फ 1% कमी थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौर में अब तक एज वी स्पीक डॉलर की कदर में 39.91% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में इस्तीफा लेने का भारा रवाज और रुझान तो है नहीं, बल्कि शायद इसी वजह से वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि डॉलर की कीमत में इजाफा आर्जी है। पिछले हफ्ते उन्होंने ये दावा किया, बहुत जल्द रुपया मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा शौकत तरीन साहब ने वजीर खजाना बनने से पहले कहा कि बेड़ा गर्क मुल्क का किया गया क्योंकि डॉलर इतना ऊंचा चला गया और पैसे को हम अपने रुपए को हम लोग मुस्तहकम ना रख सके। लेकिन आज गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो हमें एक नई नवीद सुना रहे हैं, जिन जून 2018 में आपको याद दिलाएं कि डॉलर की कदर 121 रुपए थी कि जो इस वक्त तकरीबन 174 रुपए फी डॉलर तक पहुंच चुकी है। यानी कि 3 सालों में रुपए की कदर में 53 रुपए की कमी हो चुकी है। एक्सचेंज रेट में इजाफे का फायदा कुछ लोगों को हो रहा है, सही कह रहे हैं वो, मगर नुकसान तो पूरी कौम बर्दाश्त कर रही है। नाजरीन ये बात भी इमरान खान ने ही हमें बतलाई थी कि रुपए की कदर में कमी से कर्ज में कितना इजाफा हो जाता है। पिछले 1.5 महीने में डॉलर के मुकाबले में रुपया 20 रुपए गिरा। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। ये कर्जे आप अदा करेंगे महंगाई के जरिए, चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा, जिन्होंने कर्जे दिए वो कर्जे मांगेंगे वापस, कर्जे देने के लिए आप पे टैक्स लगेगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। नाज़रीन बात करते हैं तर्जुमान मरियम और नवाज शरीफ साहब। मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा साथ देंगे। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज़ पाशा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपसे आगाज़ करूँगी मैं। जुबैर साहब बताइएगा कि ये तो ज़बरदस्त हालात हैं, बड़ी आप लोगों की मालूमात में इजाफा हो रहा होगा, मगर ये समझाएं कि 27 अरब के रेमिटेंसेज पिछले साल आए बकौल गवर्नर साहब, अब उम्मीद करें कि 30 अरब के अगले साल इंशाल्लाह हो जाएंगे, सबको उम्मीद करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि 3 अरब ज्यादा रेमिटेंसेज आए। एक्सचेंज रेट को अगर आप 10% डिवैल्यूएशन के साथ ले लें, 500 अरब रुपए का फायदा हो रहा है रिसिपिएंट फैमिलीज को। मैं तो समझा ये कॉमेडी प्रोग्राम है जिस तरह से आपने शुरू किया, और तमाम वो जो खिताबात हैं इमरान खान बशमूल यूसुफ जई गंडापुर, मतलब क्या क्लास है। मैं एक तो इस पर मानना पड़ेगा कि क्लास क्या है। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं गवर्नर स्टेट बैंक के स्टेटमेंट को अपार्ट फ्रॉम द डिवैल्यूएशन एक अलग तनाजुर में बात करना चाहता हूँ। आप बड़े मोहतरम गेस्ट हैं दूसरे, वो कमेंट करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इकनॉमिक टीम। गवर्नर स्टेट बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से रन करने होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वांट्स। तो उनका ये पब्लिक, एक तो हमारे यहाँ हर एक को शौक़ है पब्लिक पोस्टरिंग करने का, हर एक कुछ शौक़ है सियासत करने का। वो हम कहते हैं ना हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। अब स्टेट बैंक के गवर्नर भी बीच में घुस गए, उनके लिए भी अब ये फरमाना पड़ेगा कि भाई आपकी आइन में हदूद है। आप पब्लिक स्टेटमेंट्स, पब्लिक को वहाँ उन्होंने फॉरेनर पाकिस्तानीज बैठे थे एक्सपैट्रिएट्स, उनको खुश करने के लिए वहाँ बोलना शुरू कर दिया, और ये नहीं सोचा कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने बाहर से लोग आ रहे हैं, ये नहीं सोचा कि जो पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट्स इतनी महंगी हो गई हैं, ये नहीं सोचा कि जो ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन पहुंच गया है 3 महीने में, जो एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। $37 बिलियन पर हमने छोड़ा था, तो उसकी सही मानों में उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था कि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट। अगर इसी तनासुब से चलता रहा मुल्क तो $45 बिलियन से ऊपर होगा। तो आप खुद सोचें कि उसके क्या असरात होंगे और करेंसी पर क्या असरात होंगे। दूसरी बात मैं एक चीज़ बता दूं कि एक तो हमें ये नहीं पता कि ये हुकूमत डिवैल्यूएशन को अच्छी नज़र से देखती है या बुरी नज़र से। जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था 140 इज़ द रेट
वो रेट इक्विलिब्रियम उन्होंने कहा था कि जी यहाँ एक सही बैठता है, मगर बड़ी तेजी से बढ़ा था 124 से है कि शौकत तरीन साहब जब आने से पहले जब उन्होंने कहा जब 165 के ऊपर अगर डॉलर चला गया, ये सत्यानाश कर दिया मुईशत का। आपके वजीर खजाना ये कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि ये हो जाएगा स्टेबल इंशाल्लाह ताला, गवर्नर साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी खबर है। यानी कि व्हाट आर दे डूइंग? जी दैट इज द कंफ्यूजन। सो मैंने तभी कहा ना कि पहले तो ये फैसला करके बताएं कि डिवैल्यूएशन एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यूसुफ ज़ई इज अ रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर, गंडापुर साहब इज अ रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर है। मतलब वो इन्फ्लेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब जिस मुल्क में फेडरल मिनिस्टर एक बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को जस्टिफाई करें, तो हमें तो ये नहीं समझ आएगी कि ये इस मुल्क की डायरेक्शन है क्या। हम इन्फ्लेशन अच्छी चीज होती है या खराब चीज होती है, हमें ये भी नहीं पता अभी। हाँ, मैं इसके ऊपर आती हूँ। डॉक्टर अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये 22 करोड़ अवाम को जिसको कर्ज में डबो दिया है और महंगाई की चक्की में वो पिस गई है, 22 करोड़ अवाम, द मेजॉरिटी, उसका जिक्र नहीं कर रहे गवर्नर स्टेट बैंक की, बात किसकी कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इडियोटिक बातें हो नहीं सकती हैं। ये इंतहाई जाहिलाना गुफ्तगू की है। इसकी वजह यह है कि वो अंडर प्रेशर आ गए हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर हैं। तो अब किसी से कोई समझ भी नहीं आ रहा कि क्या जवाब दें। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ लोगों को फायदा होगा। अब उन्होंने किस तरीके से फायदा बताया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को। उन्होंने कहा कि जी पिछले साल 27 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया था, इस साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 का हो जाए, कि ये 30 बिलियन डॉलर के करीब होगा। तो 3 बिलियन डॉलर ज्यादा रेमिटेंस आएगा पाकिस्तान में, इक्विवेलेंट टू 500 अरब। 10% करेंसी को डिवैल्यू किया है, तो उससे तकरीबन 520 बिलियन रुपया एडिशनल चला जाएगा उन फैमिलीज को जिनके हाथ में रेमिटेंस आता है, जिनकी फैमिलीज वहां से भेजते हैं। तो रेसिपिएंट जो फैमिलीज हैं उनके पास 500 बिलियन से के करीब ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन वो भूल गए कि यहाँ पर सिर्फ रेसिपिएंट फैमिली नहीं रहती है, 22 करोड़ अवाम भी बसते हैं। ये एक मुल्क है 22 करोड़ अवाम का, जिसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 2 मई से लेकर आज 21 अक्टूबर है, इस 4-4.5 महीनों में उन्होंने तकरीबन 1900 बिलियन रुपीस का कर्ज चढ़ा दिया अपने इस करेंसी को डिवैल्यूएशन करके, विदाउट बोरोइंग ए सिंगल डॉलर। हमने $1 बोरो नहीं किया है और 1900 बिलियन के हमने डेट चढ़ाए और तकरीबन 76 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट में इजाफा हो गया, जिसको सूद की अदायगी कहते हैं, उसमें इजाफा हो गया। कुछ नहीं किया है हमने, कमाल है। लेकिन ये इतना कॉस्ट पाकिस्तानियों पे चढ़ गया है, जो आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 11 बिलियन डॉलर है। 11 बिलियन डॉलर का कॉस्ट इस मुल्क पे डाला है। इन्हें शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात कहते हुए। असल में ये है बहुत इमेच्योर। मैं बहुत जमाने से कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल के थे ये, इसको हमने गवर्नर बनाया। मुझे हैरानी है कि जिस वजीर आजम ने इसको गवर्नर बनाया, एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के आदमी को, उसको कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया है। इस प्राइम मिनिस्टर को इतना उन्होंने, आप समझ लें कि अनपॉपुलर कर दिया है अपने एक्ट से कि आज जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि ना प्राइम मिनिस्टर को इसका फिक्र है, ना उनके वज़रा को फिक्र है कि ये इस एक्ट की वजह से इतना हाहाकार मुल्क में मचा हुआ है और ऐसा ही है। उनको कोई फिक्र नहीं है। ये डॉक्टर हफीज पाशा साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने 43 ममालिक में महंगाई के दादो शुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के एतबार से पाकिस्तान इन 43 ममालिक में से चौथे नंबर पर है। यानी कि गुज़िश्ता माह पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% थी और आपने ये 1-2 दफ़ा कहा है कि ये 12% तक भी जा सकती है। सर मुझे पहले तो ये बता दीजिए, 20,000 कमाने वाले पे क्या असर होगा, वो किस तरह बजट पूरा करेगा? देखिए, पिछले 3 साल में अफरात-ज़र के नतीजे में खाने पीने की चीज़ों में बनिस्बत दूसरे चीज़ों के ज़्यादा इजाफा हुआ है कीमतों में। और जो आपका एक घराना है जिसकी आमदनी फर्ज कीजिए कि 20,000 रुपए थी, हमारा एस्टिमेट यह है कि पिछले 3 साल के अफरात-ज़र की वजह से
उनके सालाना जो खर्चे हैं खाने पीने वगैरह के, अगर उसी तकरीबन स्टैंडर्ड पर वो रहें तो 80 से 90 हज़ार रुपए सालाना इजाफा हुआ है कॉस्ट। ये बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस साल के बजट में चारों हुकूमतों, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, चूंकि लेबर जो है एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मिनिमम वेजेस में इजाफा अनाउंस किया है मुनासिब। 3 प्रोविंसेस ने 21,000 और सिंध ने 25,000। जी बिल्कुल। मगर आपको क्या पता है कि कवरेज क्या है मिनिमम वेजेस की पाकिस्तान में? हाँ। हमारे अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 47 को मिनिमम वेज मिलती है, बाकी को मिनिमम वेज से कम मिलता है। तो अब हमारा फर्ज है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, आज हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में जिक्र किया है। जी बिल्कुल किया है। जो 25,000 सेट किया गया है सिंध में, जबकि पहले 17,500 था, वो इम्प्लीमेंट हो। लेबर डिपार्टमेंट जाके बड़े बड़े इदारों में देखे कि मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं या नहीं, ये एक फर्ज है और ये हमारे लॉ के तहत है। तो अब ये भी देखना है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। जुबैर साहब, कल ही हंगामी इजलास वज़ीर आज़म ने तलब किया और ये कहा कि सब्सिडाइज्ड टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी और इनफैक्ट पेट्रोल के ऊपर भी सब्सिडी दी जाएगी टारगेटेड, रिक्शों पे और दीगर ऑफकोर्स तबके को पेट्रोल पे सब्सिडी की अब डिटेल्स जो हैं ये मजीद बताई जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन डॉक्टर साहब ने, पाशा साहब ने भी सवाल उठाया, कैसे किया जाएगा? कोई आपको समझ आ रही है, कोई इनोवेटिव आइडिया? एक तो पहली बात मेरी नज़र में, जाहिर है मेरे बहुत उस्ताद बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकते हैं। मेरी नज़र में सब्सिडी इज़ नो सोल्यूशन प्राइस कंट्रोल करने का, वरना तो सब कंट्रीज़ कर लें। मतलब अर्जेंटीना में जिस रिपोर्ट की आप जिक्र करें, शायद अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, टर्की में उसके बाद है, तो सब्सिडाइज़ कर दें हर चीज़ को। अगर सब्सिडी से ही, सब्सिडी करने का मतलब ये है कि पहले तो आपने हाथ पांव जोड़ दिए, आपसे प्राइस कंट्रोल और किसी तरीके से नहीं हुई, सप्लाई साइड से नहीं हुई, मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं हुई, अपनी दूसरी पॉलिसी से नहीं हुई, तो आपने कहा कि इसका सिर्फ एक हल है कि आप सब्सिडाइज़ करें। अच्छा, जब आप सब्सिडाइज़ करते हैं, आपके नाजरीन के लिए मैं बता दूँ, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो पैसे दे रहा है ना। अगर आप 100 रुपये की चीनी आवाम को कहेंगे 80 रुपए की मिलेगी तो 20 रुपए हुकूमत अपनी जेब से देगी। जब हुकूमत के खजाने पर 20 रुपए का बोझ पड़ेगा तो उसने कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है। और अभी तो IMF इज ऑलरेडी आस्किंग यू कि आप खसारा कट करें अपना। आई मीन ये पता नहीं किधर से पैसे लाएंगे इसके। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि, और वो मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूँ, मेरी नज़र में वो जो तरीक़ेकार होता है डैट इज़ मोर इन्फ्लेशनरी, बिकॉज वो थोड़े ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो हो जाएगा सब्सिडाइज करके, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता कैसे होगी, इस हुकूमत को देखते हुए वो भी एक अलग मैस होगा, बट ये ज़्यादा इन्फ्लेशनरी तरीका होता है। इस वजह से सब्सिडी देना एक कोई अच्छी चीज़ नहीं कंसिडर की जाती। अब अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं रहा, आपने माफिया के खिलाफ एक्शन ले लिया, FIR कटवा दी, सब कुछ कर दिया, और उसके बावजूद अगर आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते तो हुकूमत ऑब्वियसली इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन, विच मीन्स इट हैज़ गिवन अप टू कंट्रोल प्राइसेस थ्रू इफेक्टिव मींस, जो उनके पास एक हुकूमत के पास मॉनेटरी पॉलिसी का या सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का एक तरीकेकार होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे डॉक्टर अशफाक हसन साहब फरमाइएगा कि ये तो आज खबर भी दे रहे थे जल्द महंगाई काबू में आ जाएगी, गवर्नर साहब ये कह रहे हैं, हालात तो इतने अच्छे नहीं लग रहे, मगर आप बार बार उनकी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। क्या उनके इंटेंशन पे भी आपको कोई ना कोई शक है? बिकॉज आज पूरा दिन एक शोर शराबा मचा रहा कि ये पागल किसे बनाया जा रहा है। देखिए, ये पागल तो मैं नहीं कहूँगा इनको, ये बड़े श्रूड किस्म के लोग होते हैं। इकोनॉमिक हिटमैन का नाम तो हमने सबको पाकिस्तानियों के ज़बान पे है। इन्हें इजिप्ट में भेजा गया था इसी काम के लिए। इजिप्ट में एग्जैक्टली उन्होंने यही काम किया, तबाही वहाँ फेरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बारी पाकिस्तान की है, इनको पाकिस्तान भेजा गया, लफ्ज़ गया पाकिस्तान भेजा गया, और यहाँ पर आके उन्होंने एग्जैक्टली वही इजिप्ट के मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो मैं रजा बाकर साहब को इस प्रोग्राम के जरिए से बताना चाहता हूँ कि ये इजिप्ट नहीं है, जहाँ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा आपके करतूत, लेकिन यहाँ पर लोग आपको समझ रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं कि आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के एजेंडे पे काम नहीं कर रहे हैं,
आप इस मुल्क के डिफेंस को कमजोर करने के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन तमाम एक्ट का मैडम आपको मैं बता दूं, ये डिफेंस बजट, द कंट्रीज डिफेंस बजट इज अंडर अटैक। डिफेंस बजट इज अंडर अटैक। अगर किसी को शक है आए मुझसे डिस्कस कर ले। सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, डिफेंस बजट इज अंडर अटैक। ओके, बट गिव मी सम स्टैटिस्टिक्स, इदाद शुमार दीजिए मुझे सर। आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, कितने लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं पाकिस्तान में? इफ आई आस्क यू फॉर अ परसेंटेज पर से। पता नहीं, स्टैटिस्टिक्स तो ये कहती है कि कोई 10 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़माने से वो स्टॉक हैं जो जाके वहाँ आबाद हो गए। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारे मुल्कों में आबाद तो हैं, लेकिन बात यह है कि उनकी टाइज क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं? क्या वो हर महीने अपनी फैमिलीज को पैसे भेज रहे हैं? ये देखने की चीज है। तो इसमें ऐसा आई डोंट नो कि कितने स्टैटिस्टिक्स होंगे कि जो पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान को। मुझे इसका इल्म नहीं है, हो सकता कि स्टैटिस्टिक्स हो, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन है, इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसको हम कहें कि 22 करोड़ अवाम जो है वो इस चीज को, कॉस्ट को बर्दाश्त कर ले, क्योंकि इतने मैसिव अमाउंट में पाकिस्तानी जो है उनको फायदा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा होगा, उन फैमिलीज को हो रहा होगा जिनके वालिदैन, वालिद, जिसके भाई जो है वो बाहर से अपने पेरेंट्स को पैसे भेज रहे हैं, फैमिली को पैसे भेज रहे हैं। आप खुद सोच रहे हैं कि कितने होंगे इस मुल्क में। बट लेकिन वैसे स्टैटिस्टिक्स कहता है कि 10 मिलियन के करीब पाकिस्तानी आबाद है, लेकिन वो 10 मिलियन पाकिस्तानी रेमिटेंस तो सब पाकिस्तानी तो रेमिटेंस नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो बहुत जमाने से आबाद है, वो वहीं सेटल हो गए हैं। ठीक है, मेक सेंस। मगर इफ यू गिव मी अ चांस, मुझे जुबैर ये बताइएगा, मैं देख रही थी पाकिस्तान इदारे शुमारियात की एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम बाय सॉस एंड क्विंटाइल्स 2018-19। इस रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से सिर्फ 5% लोगों को तरसीलात आती हैं, यानी कि 5% को एक्सचेंज रेट बढ़ने से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं। मगर मुल्क में तो चीज़ों का महंगा होने से आपका उतना ही पैसा निकल भी तो रहा है, आपका कर्ज भी बढ़ रहा है, उतना बेड़ा गर्क भी हो रहा है। अभी आप आज देख लें मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, दवाई हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, बिजली, दूध, आटा, आलू, सब महंगा है। एक तो बिल्कुल देखें ना महर, इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप बनाएंगे तो आप 22 करोड़ आवाम के लिए बनाएंगे, वो उन लाखों पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं बनाएंगे जो बाहर रह रहे हैं और जो रेमिटेंस भेजते हैं। एक तो डॉक्टर साहब ने सही कहा, ज़्यादातर जो रेमिटेंस आता है हमारे मिडिल ईस्ट वगैरह की तरफ से आता है, जो लेबर क्लास है और जो यहाँ पैसे भेजती है, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं। ज़्यादातर फैमिलीज़ यूरोप में और अमेरिका में सेटल्ड हैं, उनके बच्चे वगैरह भी वहीं हैं, वो नहीं भेजते हैं। सो जो इफेक्टिवली जो एक हमारा मिडिल ईस्ट से आता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डैट, आप कभी भी दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल है कोई मुल्क ऐसा होगा जिसकी पॉलिसी इस बुनियाद पर बनेगी कि जी आपकी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी इसलिए आप एक्सचेंज रेट को बढ़ने दें। ये तो मेरा ख्याल है आज तक कभी हुआ ही नहीं होगा, और पाकिस्तान में भी कभी नहीं। अगर रेजिग्नेशन बनता है, आपने वो मिसाल दी थी अर्दोगान की, तो ये इस चीज़ में कि जी आपने वो जो रेड लाइन है आपकी, जो गवर्नर स्टेट बैंक की होती है, वो लाइन क्रॉस की है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का एक डिफरेंस बड़ा क्लियर है महर, कि अगर आप इंडिया को देखें वहाँ इन्फ्लेशन बहुत कम है, अगर आप बांग्लादेश को देखें वहाँ इन्फ्लेशन कम है, और साथ ही आप एक्सचेंज रेट का मुवाजना कर लें, मई पहली से लेके आज तक, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे 1.8% शायद इंडिया में डिवैल्यूएशन हुई है, 1.1% बांग्लादेश में हुई है, वर्सेस 12% इन पाकिस्तान। ठीक है जुबैर, मेरा वक्त कम है, मुझे एक और बात पॉलिटिकली बताइएगा, क्योंकि अब ये महंगाई हो गई, $85 पर बैरल हो गया, बाय द वे वो $85 का अभी तक इंपैक्ट नहीं आया। ठीक है, आप लोगों के पास तो तुर्क के पत्ते आ गए हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ऑपोजिशन मुनकसिम है। कल तजवीज़ दी कायरा साहब ने कि मिल बैठ के मौसर ऑपोजिशन का किरदार अदा करते हैं हुकूमत से निजात पाने के लिए। आपको लगता है मिल बैठना चाहिए, क्या चांस देना चाहिए, एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी को पीडीएम के फोल्ड्स में ले आना चाहिए? मेरा ख्याल है जो पहले हुआ था, अनफॉर्चुनेट जो भी चीज़ें हुई थी, मेरे अपने ज़ाती ख्याल में, मैं अपनी पार्टी पोजीशन नहीं बता रहा क्योंकि
कल को सब एतराज़ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लार्जर इंटरेस्ट है कंट्री का, उसमें कंबाइंड अपोजिशन अगर हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा मौसर होगी और हुकूमत पर दबाव ज़्यादा अच्छे तरीके से डाल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ पर एग्रीमेंट करके कंबाइंड अपोजिशन करें। आखिरकार पार्लियामेंट में भी तो कंबाइंड अपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन का हिस्सा है और दूसरे। सो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर कंबाइन होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होगी और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती है। मगर आप जानते हैं ना कि आपकी जमात में बड़े हॉक्स भी हैं, अभी भी अब शायद ककान अब्बासी कह रहे हैं वापस आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल कराएं, एंड यू नो दे विल नॉट टेक दिस हैप्पीली कि भाई आप कौन है, आपको हमें क्या, आपको क्या प्रूव करना है हमने। सो ऐसे फिर लोगों को आप लोग न्यूट्रलाइज कर लीजिए अपनी जमात में। मुख्तसर सर। नहीं, मैं तो देखे ना, शाहिद खान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, मैं उनको चैलेंज तो नहीं कर सकता उनकी पोजीशन को, लेकिन जिस तरह अगर इंटरनल डिबेट हमारी होती है तो उसमें राय आती है और मेरे ओपिनियन में तो आप यही ओपिनियन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे और हमारे पास डॉक्टर अशफाक हसन साहब और हफीज़ पाशा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। आज तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान पर कब्जे को 67 दिन गुजर चुके हैं। आज ऑफिशियली वजीर खारजा का पहला दौरा था अफगानिस्तान पे। वो एक भरपूर बड़ी टीम के साथ गए। उनके साथ DGI ISI मौजूद थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, चेयरमैन नादरा, कस्टम और FBR के सीनियर तरीन अफसरान मौजूद थे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मौजूद है सलीम साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, बताइएगा कि जिस मुल्क को पूरी दुनिया भी तस्लीम नहीं कर रही, पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, मसले पड़े हुए, रूस और चीन तक ने सिर्फ माली मदद का कहा है, ऐसे टाइम पे अगर ये कहा जाए कि हम पूरी अपनी खजाना की टीम ले गए, मशीनरी उधर ले गए, तो गलत ना होगा। इससे हम मजीद दबाव में नहीं आएंगे? देखिए, वो तो ऑब्वियसली ये अब वाला मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन पास्ट के लिए भी अमरीकी पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं और वो वहाँ पे अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान के कांधों पे डालना चाहते हैं। दूसरा फिर उसमें ये है कि ये ऑब्वियस है कि अमेरिकन का अब प्रायोरिटी जो है वो चाइना है और चाइना को कॉर्नर करना है, और उसमें इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है और पाकिस्तान को उन्होंने दूसरे कैंप में रख दिया है। लेकिन तालिबान ने काबुल पे कब्जे से पहले ये तासुर दिया था कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, और ये भी तासुर दिया था कि एटलीस्ट चीन, ईरान, रूस और सेंट्रल एशियन ममालिक या पाकिस्तान के कंसर्न को वो एड्रेस करेंगे। अब चीन का कंसर्न जो है वो ETIM से मुतालिक है। रूस का कंसर्न नंबर 1 जो उनका डिमांड है वो IMU से मुतालिक है, वो दाइश से मुतालिक है और वो ड्रग से मुतालिक है। ईरान का कंसर्न वो ताजिक कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी से मुतालिक है। पाकिस्तान का कंसर्न या डिमांड लिस्ट जो है वो TTP और इनसे मुतालिक है। तो मगरिब का डिमांड फिर वुमेन राइट्स से मुतालिक है, डेमोक्रेसी से मुतालिक है, बाकी चीज़ों से मुतालिक है, अलकायदा से मुतालिक है। अब वो मगरिब की तो दूर की बात है, लेकिन जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तारीफ रूस कर रहा था या ताजिकिस्तान कर रहा था, तालिबान ने उस तरह की इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई। तो न सिर्फ ये कि अब इन ममालिक ने भी, रूस ने भी वाजे कर दिया है कि इस स्ट्रक्चर के साथ वो उनकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, और ख़ुद पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है कि उसको रिकॉग्नाइज ना करें। तो पाकिस्तान के सामने इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये है कि कल तालिबान के इक़दामात के लिए भी पाकिस्तान पे दबाव डाला जाएगा। तो पाकिस्तान इसलिए ये कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तालिबान को इस पे कन्विंस कर लें कि वो ऐसा सेटअप बना दे कि वो इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए एलिजिबल बन जाए, और दूसरी तरफ जो अपने पाकिस्तान के कंसर्न्स है, जाहिर है कि उसको भी एड्रेस करना चाहता है। तो अब हमें तो खुद इस मामले में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और देखना ये है कि वो किस हद तक तालिबान उन चैलेंजेस पे काबू पाते हैं और हमारा जो मौजूदा सेटअप है
वो किस हद तक जो है इन बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलीम साफी साहब मौजूद थे। हालात गंभीर है नाजरीन, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिससे एक इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ जो हमारी इकॉनमी के ऊपर बोझ बनेगा, हमारे अमन व अमान को के लिए चैलेंज साबित होगा। ये मौका आए ना, लेकिन दुनिया जो है वो हिचकिचा रही है तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करते हुए। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ टॉल ऑर्डर दैट दे हैव टू लिव अप टू फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वक्फा लेते हैं, बी राइट बैक। मारूफ सहाफ़ी आसमा शिराजी के कॉलम कहानी बड़े घर की को बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने आज उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन पर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया गया और ये भी कहा गया कि आसमा शिराजी के मरियम नवाज से 53 बार राब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ को आसमा शिराजी के कॉलम के 2 हिस्सों पर शदीद एतराज़ है। आसमा एक जगह लिखती है नाजरीन अपने कॉलम में कि सियासी जमातें हों या फिर अदालती मामलात, वक्त आ गया है कि बिगाड़ को सुधार की जानिब लेके जाए। इदारे के लिए अहम यही था कि वक्त और हालात के पेश नज़र फैसले किए जाएं, मगर यह ख्याल ना था कि फैसले पर फैसला भी सुनाया जाएगा। ये धचका बहरहाल लग चुका है और अब इस धचके के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है कि जो इस्लामाबाद में हर जगह पूछा जा रहा है। आसमा कॉलम के आखिरी हिस्से में लिखती हैं कि अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए या पुतलियां लटकाई जाएं या फिर सुइयां चबोई जाएं, मुईशत यूं संभलने वाली नहीं है। जबकि मुईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरगे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज़्यादा अहम है। आसमा शिराजी के इस पीस को बुनियाद बनाकर इन चंद सेंटेंसेस को चंद दिनों से उनके खिलाफ मुहिम जोरों पर है और मैं हैरान इस बात पे भी हूँ कि इस वक्त ट्विटर पर हिजाब में लिपटी तवाइफ जैसे घटिया तरीन अल्फाज टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। द हैशटैग्स आर अनबिलीवेबल। नाज़रीन, मेरे लिए बहरहाल ये समझना भी बड़ा मुश्किल है कि खातून अव्वल को निशाना बनाए जाने पर एक दूसरी खातून के खिलाफ क्या ये ज़बान मुनासिब है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, फ़हद हुसैन और मेरा नाम लेकर भी कहा कि हम वंस एंड फॉर ऑल साइड चूज़ कर लें। सहाफत उस टाइम क्यों सोई होती है जब लोगों की माओ बहनों को गालियां दी जाती हैं? उसके बाद तो मज़हर अब्बास साहब और फ़हद हुसैन साहब और महर बुखारी साहब आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। और भाई पहले पता कर लो वो किधर खड़ी है। क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? आप हमारे भाई हैं, हमने मिलकर काम करना है, लेकिन क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? ये कौन सी सहाफत है? मैं एक बात अपने तय क्लैरिफाई कर दूं कि मैं अपनी किसी भी कॉलीग का गवर्नमेंट इनिशिएटेड हरासमेंट हो, मैं उसके खिलाफ हूं और अनअपोलोजेटिकली हूं। मगर शहबाज गिल साहब शायद भूल गए कि हम उस वक्त भी एक खातून पार्लियामेंटेरियन की जानिबदारी देखे बगैर उसके साथ खड़े हुए कि जब बड़े ऐवान में ख्वाजा आसिफ जैसी बड़ी शख्सियत ने नाजेबा अल्फाज कहे। हम जानिबदारी देखे बगैर उस वक्त भी उस खातून पार्लियामेंटेरियन के साथ खड़े हुए जब नवंबर 2015 में शेरी मजारी को अपनी बेटी के मुखालिफ पार्टी को वोट डालने पर गालियां सुनना पड़ गईं। और हम कल भी औरत की इज्जत के साथ खड़े थे, आज भी औरत की तकरीन के साथ ही खड़े हैं और डंके की चोट पे खड़े हैं। नाज़रीन, जंतर मंतर की इस कहानी के खालिक हम सहाफ़ी नहीं हैं बल्कि आप ही की सियासी मुखालिफिन हैं। हमारे हुक्मरान जादू टोने की बुनियाद पर मुल्क को चला रहे हैं। ये मुल्क जिन्नात से रहनुमाई हासिल करने के लिए नहीं बना था। फिर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर खातून अव्वल को जंतर मंतर के ताने भी देकर गईं। मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वजीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों या फिर वो जो इसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की इस लबो लहजे की भी हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। ख़वातीन के मुख्तसर लिबास पर जब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने उंगली उठाई तो तब भी हमने आवाज़ उठाई थी। ख़वातीन की रिजर्व सीट्स पर आने से और नाज बलोच के पार्टी छोड़ने से मुतल्लिक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की नामुनासिब रिमार्क्स पर भी हमने आवाज़ उठाई थी। और मरीम नवाज को चुड़ैल जैसे अलकाबात से नवाजने पर भी हम खामोश नहीं रहे थे, बल्कि उनके वालिद की दौरे हुकूमत में एहतजाज के दौरान जब एक मजहबी गिरोह ने बड़े बड़े कंटेनर्स पर उनके खिलाफ
खिलाफ नाजेबा बातें लिखी थी, तब भी हम ही ने आवाज़ बुलंद की थी। मगर समझ से ये बाला है कि एक जानिब तो बहन का रिश्ता भी और दूसरी तरफ उस बहन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और घटिया तरीन टॉप ट्रेंड्स भी। ये दुरुस्त सहाफ़त में ये दुरुस्त है कि सहाफ़त में बिना सबूत कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, किसी कॉलम की गुंजाइश नहीं। और ऑफ कोर्स अभी ये डिबेट है कि ओपिनियन पीस था, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। लेकिन अगर किसी खबर या कॉलम से मुतल्लिक शिकायत है तो उसके लिए कानूनी रास्ता क्यों नहीं हुकूमत अपनाती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो मारूफ जर्नलिस्ट और दोनों के लबो लहजे में भी बड़ा फ़र्क है, दोनों के स्टाइल्स में भी बड़ा फ़र्क है, मगर डंके की चोट पे बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, एंड आई से डिफरेंट स्टाइल्स बिकॉज एक डेकेड्स के ऊपर इनकी जर्नलिज्म स्पैन कर रही है। एक नाप तोल के बात करता है, दूसरा थोड़ा दो टोके जारहाना भी हो जाते हैं। मगर वे डू दे ड्रॉ द लाइन, वे शुड वी ड्रॉ द लाइन, और हुकूमत से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम दोनों का। आई विल स्टार्ट विद यू भट्टी साहब। आपने कॉलम पढ़ा है, 48 घंटों से शोर बरपा है और जो हैशटैग्स हैं मैंने एक तो पढ़ दिया, बाकी भी पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, बड़े घटिया तरीन हैशटैग्स हैं। सो ऑफ कोर्स इतनी पोलराइजेशन है कि मुझे भी ये कहा जा रहा है कि भाई साइड्स लो, जबकि मुझे साइड नहीं दिखती, मुझे दोनों तरफ से गलती दिख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर साफ़ी कहते हैं साइड, मेरी नज़र में जर्नलिस्ट को महर जज और जर्नैल से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, उसको किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। उसका इतना काम है, मैंने जितने सीनियर साफ़ियों से सहाफ़त सीखी है, मज़हर अब्बास साहब से, बगैर खौफ और लालच के सच लिखना। और हमारे निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत कहते थे, जब किसी के बारे में आप खिलाफ लिखो ना, सोचो ये खबर या कॉलम आपके बारे में लिखा जा रहा है तो आपकी क्या फीलिंग होगी। अच्छा, ये डिस्क्लेमर मैं देना भूल गई, ना मरियम साहिबा ने खातून अव्वल का नाम लिया, ना आसमा शिराजी ने खातून अव्वल का नाम लिया, और यही कहा जाता है। मेरी सिर्फ सबमिशन है कि खवातीन तक आना नहीं चाहिए। खवातीन हर बहन है, माँ है, बेटी है, काबिल एहतराम है। तो नहायत अदब एहतराम से मैंने ये कॉलम आप देखा, इससे पहले मैंने देखा नहीं, मैं उमूमन सोचे मुझे मेरे ख्याल में मैं एज ए जर्नलिस्ट ये कॉलम कभी ना लिखूं। मैं थोड़ा सा नाहल आदमी हूँ, क्योंकि कॉलम लिखने, कॉलम नवीस में और 70 साल सन्यासी बाबा लिखे, उन दोनों में फ़र्क होता है। हम खबर डिस्कस करते हैं, हम पिन पॉइंट करते हैं। अगर ये अब मुझे नहीं पता, मगर उनकी राय है, ये उनकी राय काबिल एहतराम है। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरी भी तो एक राय है ना, ठीक है। मैं उनके लिए भी कभी भी ना ऐसी बात करूं। मुझे याद है जब अभी आपने जो शॉट चलाया उन्होंने चुड़ैल का, तो मैंने टीवी पे कहा था दोनों ने गलत किया। ये कोई तरीका नहीं है, आप जादू टोना किस पे कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ तो आपके पास एविडेंस है, फिर जरूर करें। लेकिन इतनी बड़ी, मेरा ख्याल है उन्होंने एविडेंस की बात की है, बट वील गेट टू दैट इन अ सेकंड। मज़हर अब्बास साहब, फहद साहब को, आपको, मुझे नाम लेकर गिल साहब ने कहा कि बेसिकली बस कर दीजिए, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी का ट्रेंड, वाज़े पोजीशन अपनी ले लें। ज़रूरी है ऐसी सिचुएशंस के अंदर वाज़े पोजीशन लेना? ये वाज़े पोजीशन क्या चीज़ होती है? ये वाज़े पोजीशन है ना कि जो आसमा शिराजी के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये कल भी इस पे स्टैंड करते थे और आज भी करते हैं। आसमा शिराजी के कॉलम के साथ स्टैंड नहीं कर रहे। कॉलम के साथ स्टैंड करना दूसरी बात होती है, वो एक रेलेवेंट डिबेट है, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं उस चीज़ पर। लेकिन शहबाज गिल साहब मुझे सहाफत ना सिखाएं। शहबाज गिल साहब मुझसे बात कर लें किसी भी प्रोग्राम में, इस पे बात कर लें कि एथिकल जर्नलिज्म क्या होती है, लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए। और लैंग्वेज सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं होता, लैंग्वेज पॉलिटिशियंस के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 के धरने की ज़बान भी देख लें आप, उसके बाद की ज़बानें भी देख लें। सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ भी, जैसे आपने मरियम नवाज साहिबा का कहा उसमें, और पीपल्स पार्टी की बात स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्होंने क्लैरिफाई जरूर किया, लेकिन जो लैंग्वेज हम फ्लो में कह जाते हैं। मगर मुझे मज़हर साहब एक बात बताइए, आप भी लिखते रहे हैं, भट्टी साहब भी लिखते रहे हैं, इसको ओपिनियन पीस कहा जा रहा है, उनकी राय है। गिल साहब ने कहा आप साबित करें अगर आपने ये बातें की हैं, तो क्या राय और ओपिनियन पीस के अंदर क्या साबित किया जाए? ये तो उनकी राय है। और क्या ओपिनियन पीस आपको इजाजत देता है, इतनी गुंजाइश और स्पेस देता है कि आप इशारे किनारों में भी ऐसी बातें कर सकें, चाहे खातून अव्वल हो, जो भी हो? अच्छा देखिए, साबित, जब आप ये कह रहे हैं ना कि साबित करें, तो उसके लिए शहबाज गिल साहब कानूनी रास्ता इख्तियार करें, करना चाहिए, अदालत जाएं, डेफेमेशन लॉज, लाइबल लॉज हरकत में लाएं। उनको अपनी हुकूमत के अंदर ही इन लॉज के अंदर या इनकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर यकीन नहीं है जनाब। दे नो नथिंग विल कम ऑफ इट। देखें,
मैं और आप इसलिए ज्यादा क्योंकि हमारा नाम ले दिया उसने, तो मैं तो इस चीज को अवॉइड करता हूं कि अगर किसी ने मेरा नाम ले दिया मैं उसके हवाले से क्या बात करूं, लेकिन बहस कर लें इस चीज को। और शहबाज गिल साहब को शायद नहीं पता हो, वो जाएं फवाद चौधरी साहब से बात करें, वो जाएं फैसल जावेद से बात करें, वो जाएं फर्रुख हबीब से बात करें कि अभी तो आसमा का ये कॉलम आया भी नहीं था, मैंने उनको तहरीरी तौर पे चीजें भेजी हैं कि इस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। एग्जैक्टली, मीडिया को कंट्रोल अथॉरिटीज बना के नहीं। मगर एक बात बताइए, एक सेकंड, ये बात आई 100% इंडोर्स एंड आई अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को सोशल मीडिया के ऊपर तहरीकें नहीं चलानी चाहिए सहाफियों के खिलाफ, जाएं कानूनी रास्ता अपनाएं, लेकिन क्या आसमा को भी कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए जो उनको एक जमात के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की गई है और उनके खिलाफ जो कैंपेन चली है गवर्नमेंट इनिशिएटिव करना चाहिए। देखिए आसमा अगर शहबाज गिल साहब ने आसमा के खिलाफ बात की है या XY मिनिस्टर ने डायरेक्ट उसको अक्यूज किया तो बिल्कुल जाना चाहिए। एंड मजहर साहब, मैं आपसे एक जरा सख्त सवाल पूछूंगी, आई होप यू जेंटलमैन कैन आंसर। आपको क्या लगता है कि क्या दोनों अतराफ से गलतियां हैं या गलती सिर्फ हुकूमत की तरफ से टू लॉन्च दिस? क्या आसमा का भी आर्टिकल जो था वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत बोला, गलत लिखा? देखिए मैं उनको आप उसको एडिटोरियली हम उसको जज करेंगे ना कि एडिटोरियली ये जुमले आने चाहिए थे नहीं आने, क्या इस जुमले के बगैर कॉलम मुकम्मल नहीं था? आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मैं आप देखें उस फर्ज करें मैं अगर लिख रहा हूं कि सिर्फ जिन्नात टोटके और ये सिर्फ ये बात नहीं है, बेनजीर भुट्टो जाया करती थी, उनको झाड़ू लगा करती थी, क्या ये गलत है? अब सबको पता है जरदारी साहब बकरे कुर्बान करते थे, काले बकरा रोज के कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब सवाद जाया मानसारा जाया करते थे, ये सारी चीजें रही हैं, लेकिन ये उनके पर्सनल वो हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर फर्ज करें, मैं तो बिल्कुल इस पे वो नहीं कर रहा, लेकिन फर्ज करें अगर ये इमरान खान के घर में ये सारी चीजें होती हैं तो ये उनका पर्सनल मामला है। But also, do you differentiate between a politician and a non-politician, a non-public office holder? बिल्कुल। देखिए जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनके बारे में मैं क्यों लिखूं, उनके हवाले से मैं क्यों मैं मजहर साहब तो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो मुझे बताएं मेरे पास क्या इख्तियार है किसी की फैमिली जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है, जो ये दावे नहीं कर रही, मैं उसकी करैक्टर असैसिनेशन करूं? कोई भी है, ये हमारी बहन आसमा शराजी के बारे में भी कोई गलत बात क्यों करे? थोड़ा सा ना जर्नलिस्ट जो मैं तो मुझसे सब बेहतर है, मैं सबसे हूँ। मजीद निजामी साहब के पास एक दफा मैं अपना कॉलम लेके गया, उन्होंने 3 लाइनें काटी, उन्होंने कहा ये लफ्ज़ आप इस अंदाज में भी कह सकते हो, और मैं खुद सोचता रहा यार इस आदमी की क्या सोच है। देखे ना, अल्फाज कई खंजर से भी ज्यादा बंदे को घायल कर देते हैं। हमें अल्फाजों का चुनाव, जज्बाती, अभी आपने कहा मैं यकीनन जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, जहां इश्यू आएगा मैं उस पर बात करूंगा, मेरे से इत्तेफाक कोई ना करे ये उसका राइट है। शहबाज गिल साहब ऐसे हमें भी लेक्चर देने की बजाय जर्नलिज्म पे वो थोड़ा सा पॉलिटिशियनों को भी दे दे। ये बातें तो सारी उन्होंने कही हुई हैं, हम दोहराती हैं। हमने तो नवाज शरीफ को कभी करप्ट नहीं कहा, ना पीपल्स पार्टी को कहा, यही कहते हैं। फिर अगर जर्नलिज्म को ट्यूशन देने की बजाय बेहतर ये है कि पॉलिटिशियन के लिए तलीम बालगा का बंदोबस्त करें, ताकि वो ऐसी मौका ही ना लाए कि हाँ मेरे ख्याल में हमें किसी की फैमिली के बारे में जो पॉलिटिक्स में नहीं है उसे डिस्कस करने से अवॉइड करना चाहिए। जी मजहर साहब, देखिए मेहर, असल चीज ये कि क्योंकि मीडिया इस रेस अगेंस्ट टाइम, मीडिया इतना ज्यादा एक्सपोजर हो गया है और मुसलसल हम सोशल मीडिया पे आप देखें जितने लाउड हो गए हम। मैंने जो जर्नलिज्म सीखी है और मैंने जो जर्नलिज्म की है, क्योंकि अंडर द सेंसरशिप कैसे लिखा जाता है, ये उस एक्सपीरियंस से मुझे आया है कि अंडर द सेंसरशिप कैसे लिखा जाता है, बिटवीन द लाइंस आप क्या बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी के भी, मुझे बहुत से लोगों की बहुत सी पर्सनल चीजें पता है, लेकिन मैं कभी भी नहीं उसको डिस्कस करूंगा, इसलिए कि दैट्स हिज और हर पर्सनल मैटर। ठीक है, बड़ा वाज़ेह तौर पे आप लोगों ने ये बात समझा दी है। लास्ट क्वेश्चन, क्या सहाफत खतरे में है इमरान खान के दौर में? आई मीन जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स डिड टर्म हिम अ प्रेडेटर। सहाफत बहुत खतरे में है। देखिए, सहाफत से ज्यादा सहाफी खतरे में है, और आपके लिए सिर्फ रियासत का प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए गैर रियासती अनासर का भी प्रॉब्लम है।
तो मैं तो जब देखे ना आप तो हमेशा रहा है ना, अब जब फर्ज करें आसमा शिराजी के हवाले से अब आप किस मैटर को ला रहे हैं कि उन्होंने फला तारीख को ये कॉलम छापा विदाउट रियलाइजिंग शहबाज गिल साहब कि वो आसमा शिराजी या XYZ किसी की वो नहीं होती। आज अगर महर कोई कॉलम लिख के देगी जरूरी नहीं है कि वो उस दिन छपे, वो 6 दिन बाद भी छप सकता है। लेकिन he would try to link it to कि ये हमारे मजहबी और हमारे अकीदे पे भी अटैक किया गया है ये करके। वो बेसिकली आप इनडायरेक्टली और खतरनाक रुझान है, थ्रेट कर रहे हैं, खतरनाक रुझान थ्रेट कर रहे हैं। महर मैं एक गुजारिश कर रहा हूं, सहाफत हमेशा ही खतरे में रही है। कब नहीं रही खतरे में? जो कहता नहीं रही, इसी नवाज शरीफ ने 98 में जंग अखबार बंद कर दिया। मैं अपनी गाड़ी में कागज लेके जाता था, इधर भी FIA होती थी, इधर भी FIA होती थी। और यार मुशर्रफ दौर में क्या नहीं हुआ हमारे साथ, हर दौर में हुआ है। हाँ, इसके बावजूद भी जर्नलिस्ट को बायस्ड नहीं होना चाहिए। जर्नलिस्ट का काम है बगैर और खौफ और लालच के सच कहते जाए। मुझे इमरान खान या नवाज शरीफ को टारगेट या सपोर्ट नहीं करना। जो उस इशू पे आप मुझे बुलाएंगी मैं अपनी राय दे दूंगा। मदर अब्बास साहब वो इख्तलाफ राय कर सकते हैं, ये उनका राइट है, लेकिन मुझे अल्फाज के चुनाव में गाली और राय में फ़र्क रखना चाहिए। किसी की फैमिली पे अटैक करने और अपनी राय के इजहार में मैं कह सकता हूँ महंगाई बढ़ी है, इमरान खान वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन मैं ऐसी बात कैसे कह दूँ? लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अल्फाज के चुनाव, हमें जर्नलिस्ट को ये राइट नहीं है कि लोगों की बहन बेटियों के बारे में ना मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करे और ना ही पॉलिटिशियनों का किसी एक और गिला किया गया कुछ मेरा वक्त खत्म हो रहा है। एक और गिला जो कि तहरीक इंसाफ कर रही है कि इधर एक बांग्लादेशी मॉडल का भी जिक्र किया है कि फौज सबको इकट्ठा बिठाए और एक रास्ता हमवार किया जाए। क्या नून लीग को ले आए बताएं क्या करें? नहीं फौज बैठाए क्यों? सवाल नहीं तो फौज दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ तो फौज का क्या काम है? ये सियासतदानों का काम है, साफ सुथरे इलेक्शन कराएं। पिछले 13 साल से सियासी हुकूमत है, क्यों इस्लाहत नहीं लाती? हमने रोका, आपने रोका, मदर अब्बास साहब ने रोका। करें शफाफ इलेक्शन, बैठे पॉलिटिशियन आपस में और एक ईमानदारी से इलेक्शन कराए, हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मजहर अब्बास साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब। आपने बात सुनी नाज़रीन, ये डिबेट बन चुकी है वर्सेस ओपिनियन पीस है, उनके ऊपर राय का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नहीं ये स्लैंडर है, ये किसी के खिलाफ बात नहीं की जा सकती। ऑफ कोर्स वाज़े लाइंस है, बट इन अ हाईली पोलराइज्ड कंट्री हमारी बदकिस्मती ये है वी डोंट अग्री टू डिसअग्री, और कभी कभार हम वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं ये ना सोचते समझते हुए भी कि हमारी राय जो है लोगों के घरों तक पहुँच के उनको किस तरह मुतासर कर सकती है। लेकिन हुकूमत का बहरहाल ये काम है कि अगर इख्तलाफ है किसी सहाफ़ी से, कानूनी चाराजोई अपनाई जाए, ना कि उनके खिलाफ एक वेरिफिकेशन कैंपेन स्टार्ट कर दी जाए। वो भी एक खातून सहाफ़ी है, उसके भी बच्चे हैं, वो भी किसी की माँ है, किसी की बीवी है, और जो हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं खुदा का खौफ कीजिए। 2 wrongs don't make a right। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।